Okay, just to conclude this discussion about perfect magnetic conductor, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर और परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर की बाउंड्री कंडीशन में फ़र्क क्या होगा कि अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर की बात कर। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी जो बाउंड्री है, मीडियम 1 और मीडियम 2 के दरमियान जो बाउंड्री है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होंगे, इसका मतलब है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 के बराबर होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट 0 है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस 0 हैं, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी 0 के बराबर होगी। इस केस में हमारे पास जो मैंने हाइपोथेटिकल आपको कहा था कि देयर विल बी सम मैग्नेटिक करंट डेंसिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगी। तो आपके पास मैग्नेटिक कंडक्टर की बाउंड्री के ऊपर सिर्फ ये होगा, बाकी ये दोनों 0 के बराबर। तो जो जनरल बाउंड्री कंडीशंस हैं उनके बेस के ऊपर मैं अगेन 4 बाउंड्री कंडीशंस क्या आएंगी हमारे पास। पहले तो आपके पास आ जाएगा कि एन डॉट, अगेन इसको मैं D1 नहीं कह रहा, सिंपली D कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स B2 और B2 भी 0 के बराबर। वी ओनली हैव मीडियम वन साइड पे हमारे पास क्वांटिटीज, सो N डॉट D विल बी इक्वल टू 0। N डॉट B तो ऑलरेडी 0 के बराबर था। N क्रॉस E जो है आपके पास M के बराबर, और N क्रॉस H आपके पास 0 के बराबर। So if you go back to my previous session में, अगर आप इसको फिर वीडियो लेक्चर देख लेंगे, you will find out कि जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो ये इन दो में नजर आ रहा है। पहली अगर इस कंडीशन को देखें, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, एन क्रॉस एच का मतलब, जिस तरह मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एन क्रॉस एच का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंट कंपोनेंट, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये एक शीट हो, ये एक शीट है, परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर की शीट, ठीक है, इसके अगर आप टेंजेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे, वो टोटली है क्या होगी, 0 की। इसका मतलब है कि परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर के क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो टोटली क्या होगी, नॉर्मल होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी टोटली नॉर्मल। अगर आप इसको रिलेट करें परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख कर लेता हूँ ताकि दोनों को आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकें कि अगर आपके पास ये एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर की शीट हो, इसके बारे में मैंने क्या कहा था कि इसके टेंजेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटली नॉर्मल है। अब आप देखते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नेटिक शीट का बिहेवियर ये है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का behavior। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाउंड्री कंडीशंस, ओके। और इसको हम टू मेक श्योर दैट यू फुली अंडरस्टैंड द जनरल बाउंड्री कंडीशंस को आपने समझना है, और फिर जो स्पेसिफिक 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपने समझना है, ताकि लेटर ऑन जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, जब मैं आपको कहूँगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी बाउंड्री कंडीशन, जो 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो क्या होंगी, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू फर्दर, अगेन एज आई मेंशन बिफोर कि इस वक्त हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का, औजार का। और मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में जो ज़्यादातर आपको टॉपिक्स हैं वो ईएमएफ में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट जस्ट टू मेक श्योर कि हम ये फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझ लें, फिर हम एक्चुअल माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की थ्योरी पे जाएंगे। तो उसी से रिलेवेंट आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा,
जिसको आप कहते हैं वेव इक्वेशन। तो इस वेव इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। सो वी नीड टू डू टू थिंग्स। पहले तो हमने ये देखना है कि ये वेव इक्वेशन है क्या चीज़, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका ताल्लुक मीडियम के साथ क्या है। अगर मेरे पास एक लॉसलेस मीडिया हो, उसके लिए वेव इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, और अगर फिर लॉसलेस मीडियम होगा तो वेव इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी। तो ये दो केसेस हम देखेंगे, और जब वेव इक्वेशन को हम डिराइव कर लेंगे फिर हम उसकी सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि ये वेव इक्वेशन का, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा, उस सोल्यूशन का, अगेन एज आई ऑलवेज पॉइंटेड आउट, कि सिर्फ मैथमेटिकली उसका सोल्यूशन फाइंड करना भी ज़रूरी है, बट उसका कंसेप्चुअल मीनिंग उसको असाइन करना कि सोल्यूशन का मतलब क्या है, वो भी हम देखेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट वेव इक्वेशन एंड इट्स solutions, or I will call it possible solution, बिकॉज मैथमेटिकली आपके पास एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमने फोकस करना है उन सॉल्यूशंस की तरफ जिनको हम प्रैक्टिकल फिर इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको पॉसिबल सॉल्यूशंस कह रहा हूँ, दो सॉल्यूशंस व्हिच आर feasible फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये जो वेव इक्वेशन है, इसको फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने डिराइव किया था। इस नेम वाज हेल्महोल्ट्ज। इस इक्वेशन को फिर हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। सो हेल्महोल्ट्ज वेव इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो इसका ताल्लुक वेव इक्वेशन, इसको हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये वेव इक्वेशन हम किस मीडियम में इसको डिराइव कर रहे हैं, तो मीडियम के हवाले से हम कुछ कंडीशंस रख लेते हैं कि हम किस मीडियम में इस वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पहला तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मीडियम जो है वो सोर्स फ्री है ना, सोर्स फ्री। और दूसरा हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीडियम जो है वो लीनियर है। इसके साथ साथ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीडियम आइसोट्रोपिक है, और साथ में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीडियम होमोजेनियस है। ये जो मीडियम मैंने अज्यूम किया है, जिसमें सोर्स फ्री का मतलब है कि देयर इज नो सोर्स। लीनियरिटी का ऑलरेडी मैं डिराइव मेंशन कर चुका हूं, जब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में कहा था कि लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब होता है, आइसोट्रोपिक और नॉन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम का क्या मतलब होता है, और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब होता है। तो हम इस वक्त अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मीडियम लीनियर है, हमारा मीडियम आइसोट्रोपिक है, और साथ में होमोजीनियस। इस किस्म के मीडियम में मैक्सवेल्स की जो दो इक्वेशंस हैं, जिनको हम कर्ल इक्वेशंस कहेंगे, क्योंकि जिन जो इक्वेशंस हैं उनमें दो में डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, एक में कर्ल ऑपरेशन इन्वॉल्व है, और एक में, सॉरी, दो में डाइवर्जेंस ऑपरेशन है, दो में कर्ल ऑपरेशन है। तो इस वक्त मैं मैक्सवेल कर्ल इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, और हम इनको फेजर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फेजर के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। सो जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक हमारे पास है कर्ल ऑफ ई, और एक इक्वेशन है हमारे पास कर्ल ऑफ एच वाली। यू ऑलरेडी नो कि ये कर्ल ऑफ ई जो इक्वेशन है, इसका ताल्लुक फेराडेज लॉज के साथ है, और कर्ल ऑफ एच का ताल्लुक जो है वो एम्पियर्स लॉ के साथ है। तो पॉइंट फॉर्म में हमने ये देखा था कि कर्ल ऑफ ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस, और फिर डी बाई डी टी है, और डी बाई डी टी फेजर फॉर्म में, इफ यू रिमेंबर, डी बाई डी टी की जगह हमने क्या लिखा था, जी ओमेगा लिखा था। और हमारे पास बी था, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी। बट यू ऑलरेडी नो कि बी किसके बराबर होता है,
B is equal to UH. UH. Yes, ठीक है। और कर्ल ऑफ H किसके बराबर है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो रेट ऑफ चेंज क्योंकि फेजर हम अज्यूम कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर हम इस वक्त साइनोसाइडल वेरिएशन अज्यूम कर रहे हैं, which is e j omega t, because of that factor जहाँ पे भी dy dt आ रहा था इक्वेशन, उसकी जगह हम फिर j omega लिखते हैं। So circulation of magnetic field will always be equal to rate of change of इलेक्ट्रिक फ्लक्स D, और क्योंकि D ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि D किसके बराबर है, म्यू सॉरी एप्सिलॉन E के बराबर। नाउ समवन में से कि यहाँ पे आई थिंक पिछले सेशन में लिख रहे थे, ओके जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप चेक कर लें, जो हमने ड्राइव किया था, यहाँ पे एक और फैक्टर भी था, वो क्या था जी? यहाँ पे एक और फैक्टर भी होता है, वो क्या होता है? एनीवन? इस इक्वेशन में सेकंड फैक्टर क्या होता है? J sir. जे। वो जे मैंने क्यों नहीं लिया हुआ? ये मैंने 0 लिया हुआ है, क्यों? Sir, no source है, free sources. यस, ये जो लिखा हुआ, इसका मतलब है कि हम इस वक्त कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन क्या है कि वी हैव टू अननोन्स विथ टू इक्वेशंस। तो टू अननोन्स, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ई और एच की। ये हमारे दो अननोन्स हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 में हमारे पास ई भी है और एच भी है, ई भी अननोन है, एच भी अननोन, ठीक हो गया। अगर इक्वेशन 2 को अगर हम देखें, इसमें भी आप देखें लेफ्ट साइड पे एच है और राइट साइड पे ई है, लेकिन एच भी अननोन है, ई भी अननोन। वी कैन यूज a manipulation such that these two equations are transformed into a single equation such that it only consists of either E or it consists of either H, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाए कि जिसमें सिर्फ E हो या सिर्फ H हो, और इसको फिर हम सॉल्व करके E का सोल्यूशन फाइंड कर लें। और फिर ऑफ कोर्स ई का अगर इन दोनों अननोन में से कोई एक अननोन भी आप फाइंड कर लें तो फिर दूसरा अननोन आप इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर मैं ई का सोल्यूशन फाइंड कर लूं किसी तरीके से और वो सोल्यूशन यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास एच आ जाए। सो इट मीन्स के फाइंडिंग एनी ऑफ द टू, या चाहे ई में फाइंड कर लूं या मैं एच फाइंड कर लूं, तो फिर मेरा काम आसान। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन हम डिराइव करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ई हो, ठीक है। सो हाउ वी कैन डू दैट? व्हाट वी कैन डू इज के इक्वेशन 1 को आप कंसिडर करें और इसके दोनों साइड पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 जो आपके सामने है, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर।
तो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी कर्ल ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि एक और कर्ल ऑपरेशन हम अप्लाई कर देंगे, और राइट साइड पे ये हमारे पास है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ आपके जे ओमेगा म्यू, तो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है, तो एच के साथ हम कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। सो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, आई विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ गया कि कर्ल ऑफ ई आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा म्यू कर्ल ऑफ एच आ जाएगा। ठीक है। सो इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब जो राइट साइड पे मेरे पास ये आ गया कर्ल ऑफ एच, वी नो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन के कर्ल ऑफ एच जो है वो इसके बराबर है। सो इक्वेशन 2 को मैं यूज कर सकता हूँ, और कर्ल ऑफ एच को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस, okay? इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, की जगह हम क्या लिख रहे हैं, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कहाँ से हमने लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ऑपरेशन है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ई, और इसका हमने 2 दफा कर्ल ऑपरेशन अप्लाई किया है, एक दफा कर लिया फिर दोबारा से कर लिया। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वेक्टर आइडेंटिटी के साथ, कि अगर आप किसी भी वेक्टर का 2 दफा कर्ल ऑपरेशन लें तो ये रिजल्ट इसके बराबर भी है कि अगर आप इस वेक्टर का ग्रेडियंट अप्लाई करें, किसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करें, कि आप इस वेक्टर का पहले डाइवर्जेंस ले लें। तो ये मैंने पहले इसका डाइवर्जेंस लिया, डेल डॉट ई डाइवर्जेंस, और फिर इससे जो रिजल्ट आया उसका मैंने ग्रेडियंट ले लिया, माइनस डेल स्क्वायर ई। तो ये मैं जब भी वेक्टर आइडेंटिटी की बात करूँ, इसका मतलब है कि ये हर वेक्टर के ऊपर अप्लाइकेबल है इस वक्त, क्योंकि हमारा वेक्टर ई है तो हम इसको ई के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल टू एनी वेक्टर। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस वेक्टर आइडेंटिटी से रिप्लेस कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे आप देखिए क्या आएगा आपके पास, सो माइनस एंड देन जे स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अगेन माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, आपके पास म्यू आ गया, आपके पास एप्सिलॉन आ गया, और आपके पास ई आ गया। सो ये जो ऑपरेशन राइट हैंड साइड है इसको हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं। अब ये जो रिजल्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा जी, जो केस हम कंसीडर कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा, 0 सर। जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा मीडियम वो है, सोर्स फ्री रीजन। सोर्स फ्री में। ठीक है, देयर इज नो सोर्स, सो फ्रॉम मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर आप बेसिकली आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट जीरो है, तो डाइवर्जेंस जीरो है, तो ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा, इसको मैं दूसरी साइड पे रह जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है दिस, इसको हम बेसिकली हम कहते हैं वेव इक्वेशन, और इसको आप इस तरह मैंने नाम दिया था कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन एज वेल, क्योंकि इस इक्वेशन में, इस वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है, देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमारा अननोन है, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक,
We will call it electric field wave equation. Now ये जो हमने derive की equation, इसको if you go back, मैंने क्या लिखा हुआ है कि equation that contains only E. What if ये जो दो इक्वेशन मेरे सामने है, मैं चाहता हूँ कि इन दो इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन डिराइव कर लूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ H हो, तो वो भी पॉसिबल है। वो पॉसिबल अगेन बड़ा आसान है, मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ स्टेप और फिर डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा। इस वक्त जो हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसमें हमने इक्वेशन 1 को लिया, इसके दोनों साइड पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई किया और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखे, ठीक है। If you start with equation 2, so you have two equations and you are interested to derive a equation जिसमें H हो, so what you can do, you start with equation 2 and then take curl on both sides. So left side पे क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ H आ जाएगा, जिसके ऊपर अगेन आप वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे किया। सिर्फ ये हो जाएगा कि आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ H माइनस डेल स्क्वायर ऑफ H आ जाएगा, और अगेन डाइवर्जेंस ऑफ H 0 के बराबर होगा बेस्ड ऑन मैक्सवेल इक्वेशन। राइट साइड पे आपके पास अगेन इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो द पॉइंट इज कि इक्वेशन 2 को यूज करके और यही प्रोसीजर जो यहाँ पे मैंने अडॉप्ट किया है इसको यूज करके आपके पास एक और वेव इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेव इक्वेशन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, I will say similarly we can derive another wave equation involving H, और इक्वेशन क्या होगी को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मे बी यू हैव ऑलरेडी डन इन द ईएमएफ कोर्स। सो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, तो ये भी आपके पास वेव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें यू कैन क्लियरली सी कि सिर्फ डिफरेंस ये है कि जहाँ पे ई है वहां पे एच आ जाएगा, बट डेरिवेशन प्रोसेस यही होगा जो हमने की। सो दिस इज आल्सो वेव इक्वेशन बट डिफरेंस इज कि इसमें अब एच। अब इसमें एक और पैरामीटर को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है दिस वन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये यहाँ पे भी है और ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन यहाँ पे। ये जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन है, इट्स इम्पोर्टेंट पैरामीटर, और इस पैरामीटर को हम एक नाम दे देते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। सो व्हाट वी आर calling it is k, let k, so we are introducing a symbol k, और k किसके बराबर हम लेते हैं, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट। ये है क्या चीज, इस वक्त इसको हम जो तीन नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड देन वी विल लेटर ऑन जब इस टॉपिक को हम जनरलाइज कर लेंगे फिर हम इसको एक स्टैंडर्ड नाम देंगे। इसको आप कह सकते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम फेस कांस्टेंट भी कह देते हैं, और इसको हम वेव नंबर भी कह देते हैं। इस वक्त इसको मैं तीन डिफरेंट नाम दे रहा हूं, ठीक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेस कांस्टेंट एंड वेव नंबर। So based on this new representation,
k अगर इसके बराबर है, इसका मतलब है कि k स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फैक्टर है इसको हम आप k स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे प्लस k स्क्वायर ई इक्वल टू 0, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिखेंगे प्लस k स्क्वायर h इक्वल टू 0। सो इन टर्म्स ऑफ k अब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ यू नो कि ये k को मैंने कहाँ से लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो हमने k इंट्रोड्यूस किया है, ये हमने मैथमेटिकली कोई नया नोटेशन नहीं दी, बल्कि इसका यूज क्या होगा कि इस पैरामीटर की वैल्यू से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलेगा, जिसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट कह रहे हैं, फेज कांस्टेंट कह रहे हैं, वेव नंबर कह रहे हैं। सो लेटर ऑन जब इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, देन यू विल सी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, why this parameter is going to play an important role in our discussion. Now the next logical step is कि हमने wave equation तो derive कर ली है, तो ये हमारे पास wave equation। The point is कि हम इसका solution हमने find करना, तो इसकी solution की तरफ हम आते हैं। So solution में हम दो चीजों को कंसीडर कर लेते हैं। पहले हम एक लॉसलेस, सबसे जो आप कह सकते हैं सिंपल केस ये होगा कि हम लॉसेस को इग्नोर कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस वेव इक्वेशन को एक लॉसलेस मीडियम में सॉल्व करते हैं, और फिर नेक्स्ट उसमें इसको फिर हम लॉसी मीडियम करते हैं, ठीक है। So now what we are looking at solution of wave equation and its meaning. So हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने बस सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हमने इसको कुछ मीनिंग असाइन करनी है फ्रॉम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन से केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि लॉसलेस मीडियम। वी विल से फॉर लॉसलेस मीडियम। अब लॉसलेस मीडियम का इस इक्वेशन के सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। सो लॉसलेस मीडियम का ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर मीडियम लॉसलेस होगा, उसकी परमिटिविटी, उसकी परमिएबिलिटी दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक हो गया। एक तो हम लॉसेस को हमने कंडक्टिविटी के साथ रिलेट किया था ना, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि मीडियम की लॉसेस को हम उसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तो ये दोनों रियल होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर लॉसलेस मीडिया एप्सिलॉन एंड म्यू आर रियल नंबर्स, ठीक, ये रियल नंबर्स होंगे। और क्योंकि म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ओमेगा, ओमेगा इज रियल नंबर, ओमेगा तो रियल होगा, तो इसका मतलब है कि आपका अगर म्यू एप्सिलॉन रियल होगा तो के भी रियल होगा, ठीक है। के जिसको मैंने यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहा था, फेज कांस्टेंट कहा था, वेव नंबर कहा था, लॉसलेस मीडियम के लिए के भी रियल होगा। इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस हम ये कहेंगे कि के इज आल्सो रियल नंबर। नाउ जो वेव इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, ऑफ कोर्स
हमारे पास दो इक्वेशन है, ये है दे, दोनों आपको नजर आ रहा है कि दे मैथमेटिकली अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें दोनों सेम है। तो अगर एक का सोल्यूशन हम फाइंड कर लें तो दूसरे का सोल्यूशन भी उसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ये जो इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है अंडर दिस कंडीशन, ये किस किस्म की इक्वेशन है? व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस जिसको आप सॉल्व करेंगे? सो ये कौन सी इक्वेशन है? व्हाट इज दिस डेल स्क्वायर? Second order, sir. यस, दिस इज बेसिकली अ सेकंड ऑर्डर। एंड आगे क्या कहेंगे आप? सेकंड ऑर्डर के बाद आपने क्या कहा? Linear differential equation. यस, इट इज बेसिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये जो डेल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्चुअली डेल स्क्वायर का मतलब डेल स्क्वायर ई क्या चीज है, किसके बराबर है डेल स्क्वायर ई? यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो बेसिकली इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, विच इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये जो ई का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, वाई विद रिस्पेक्ट लेना है, जेड भी लेना है, तो ये एक आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरा है सेकंड ऑर्डर। ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप कहेंगे कि ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप होगा जब हम सॉल्व करेंगे। इस वक्त हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कंसीडर करें और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम सोल्यूशन फाइंड कर लें, ताकि हम कुछ उसकी कंसेप्चुअल हमारा जो नॉलेज है वो डेवलप हो जाए, फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है ना? तो इस वक्त मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। बजाय कि मैं इसको इस ओरिजिनल इस फॉर्म में सॉल्व करूँ, मैं इसको एक सिंपल इसका एक केस ले लेता हूँ, ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए और उसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाए, और उस सोल्यूशन को हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन असाइन कर दें, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि फिर हम इस इक्वेशन को फिर लेटर ऑन सॉल्व करेंगे। सो जो हमारी एजम्पशन है वो ये है, वो जिसको यूज करके हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हम अज्यूम कर रहे हैं assuming electric field has only x component। एक तो हम ये कर लेते हैं, विच मीन्स कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट हो, इट मीन्स कि उसका y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या है, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमारे पास है इस इक्वेशन में, आपको नजर आ रहा है कि ये जो वेक्टर है यहाँ पे, इस वेक्टर के ऊपर हम कुछ अजम्पशन अप्लाई कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वेक्टर इस फॉर्म में, एक अजम्पशन ये कर लेते हैं, और दूसरा एंड it is uniform in x and y directions। सो एक हम assumption ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली x कंपोनेंट, और दूसरा
हम ये कर रहे हैं कि इसका जो x कंपोनेंट है, अब तो एक ही कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट के बारे में फिर हम ये कर रहे हैं कि ये जो x कंपोनेंट है ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, व्हिच मींस कि ये हमारा जो x कंपोनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इट इज फंक्शन ऑफ ओनली z। सो मैं इसको लिख रहा हूँ, व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो x कंपोनेंट है इस वेक्टर का ये सिर्फ और सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा है। इसको मैं फर्दर ये भी कह लेता हूँ कि d बाय डी एक्स और d बाय डी वाई, क्योंकि वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y नहीं होगी, जिसका मतलब है कि ये जीरो के बराबर। ठीक, दिस इज नो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इसका ये मतलब। सो ये जो हमने अजम्पशन की है ये अब आप इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें। तो एक तो ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको नजर आ रहा है उसकी जगह हम सिर्फ EX लिखेंगे, और दूसरा क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और इसका x और y के अलोंग इसकी वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू z ये होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को हम consider करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ, अब नेक्स्ट स्टेज पे आप देखें कि मैं इसको किस तरह देख रहा हूँ। सो wave equation under these assumptions reduce to this form. And what is that form? So now our equation is reduced to this form. You can go back and check it out कि ये equation हमने कहाँ से निकाली। So original जो equations थी जिसमें वेक्टर E था, जिसमें अगर हम देखते कि वेक्टर E को था जिसका x कंपोनेंट भी होना चाहिए था, y भी था, z भी था, लेकिन मैंने assumption ले ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक कंपोनेंट हो और साथ में मैंने ये कंडीशन भी पुट कर ली कि ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ z पे डिपेंड करे, x और y पे डिपेंड ना करे। तो अगर ये वेक्टर x पे डिपेंड नहीं करता, y पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि d बाई डी एक्स और d बाई डी वाई जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये दो टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ z है, तो ये अब हमारे पास है, दिस इज नाउ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज नॉट पार्शियल, इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसका जो सोल्यूशन है, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप। इस तरह की इक्वेशंस आप बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके होंगे इन योर मैथमेटिक कोर्सेज। सो मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इस तरह की सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल अगर इक्वेशन आपके पास हो, इसका सोल्यूशन